बहू रानी की जादुई साड़ी। एक शहर में पूजा नाम की औरत रहती थी। पूजा एक कपड़ों की दुकान में काम करती थी। उसका पति ई रिक्शा चलाया करता था, लेकिन पिछले महीने ही एक रोड एक्सीडेंट में उसके पैरों में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर आ गया, जिस कारण वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। पूजा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। पूजा रोजाना सुबह नौकरी पर जाने से पहले घर के सारे काम निपटाती थी। अपनी सास और पति का खाना बनाकर उन्हें दवाइयाँ देकर तब घर से बाहर निकलती थी। इसी कारण कई बार पूजा को दुकान पहुंचने में देर हो जाती थी, जिस कारण दुकान में काम करने वाली दूसरी लड़की सुनैना उसे बहुत जलती थी। वो दुकान की मालकिन को भड़काती रहती थी। एक दिन, क्या बात है सुनैना, पूजा कहीं दिखाई नहीं दे रही? मैडम, वो तो रोजाना ही लेट आती है। कभी कहती है ट्रैफिक में फंस गई, तो कभी कहती है कि पति की तबीयत बिगड़ गई, कभी कहती है कि ये हो गया वो हो गया। रोज कुछ न कुछ बहाने लगाती रहती है। तभी पूजा आ जाती है और वो कहती है, नमस्ते मैडम। क्या बात है पूजा, टाइम देख रही हो घड़ी में? क्या हो रहा है? ये कोई टाइम है दुकान आने का? 10 बजे का टाइम है और तुम 10:30 बजे आ रही हो। मैडम, मैं 10 बजे तक आ जाती हूँ, बस आज ही लेट हुआ है। सुनैना तो कह रही है तुम रोजाना ही देर से आती हो। क्या सुनैना झूठ बोल रही है? आज तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बहाना बना लेती हो तुम। तुम्हें पता है ना, त्योहारों का समय आ गया है, ग्राहक सुबह सुबह आना शुरू हो जाते हैं। सुनैना अकेले कितना संभालेगी? जाओ जाकर काउंटर पर खड़ी हो। अब तुम्हें लंच करने के लिए सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का नहीं। सुनैना मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि पूजा के डांट पड़ने पर वो बहुत खुश थी। पूजा सुबह से भूखी थी, क्योंकि घर के कामों में उसे कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला था। वो बेचारी पूरा दिन काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों को देखती रही और सुनैना बार बार बहाने से स्टोर रूम में जाती और कुछ न कुछ खा पी कर फोन पर लग जाती थी। पूजा ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और शाम को जब वो घर पहुंची तो घर के कामों में लग गई। उसकी सास कोई भी काम नहीं करती थी, बस सारा दिन घर में बैठी रहती थी। अपने पति की देखभाल से लेकर शाम को घर का खाना बनाना, बस इसी में पूजा की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। क्या बात है बहू, आज रोटी बनाने में बहुत समय लगा रही हो? ला रही हूँ माँ जी, बस 2 मिनट। तुम्हें पता है ना, मुझे रात की दवाई लेनी होती है। तुम इतनी देर से खाना दोगी तो मैं दवाई किस समय लूंगी? कुछ तो सोचा करो बहू। तभी पूजा का पति आवाज लगाता है, पूजा जरा पानी लेकर आना। जी अभी लाई। इसी तरह घर और बाहर के कामों में पूजा की जिंदगी गुजर रही थी। एक भयानक मुसीबत पूजा के सर पर मंडराने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। पूजा अगले दिन जब दुकान पर पहुंची तो मालकिन गुस्से में आग बबूला होकर बैठी हुई थी। पूजा के जाते ही मालकिन ने पूजा से कहा, पूजा एक बात बताओ, कल हमारे दुकान पर बिजनेसमैन मल्होत्रा साहब की पत्नी साड़ी खरीदने आई थी। उन्होंने 1.5 लाख की साड़ी खरीदी थी। उस साड़ी के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि वो फिनिशिंग पर जाएगी, उसे संभाल कर रख देना। हमारी दुकान पर उस साड़ी का एक ही पीस था जो उन्हें बहुत पसंद आया था। अब वो साड़ी का कोना बुरी तरह से फट चुका है। उस साड़ी की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। शराफत से बता दो कि वो साड़ी कैसे फटी। सबसे आखिर में तुम ही दुकान से बाहर निकली थी। नहीं मैडम, मैंने साड़ी नहीं फाड़ी, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं तुम्हें शाम 6 बजे तक का टाइम देती हूँ। तुम किसी भी तरह मुझे ये साड़ी ठीक करके दो, नहीं तो तुम्हें मुझे 1.5 लाख रुपए देने होंगे। मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब जाओ यहाँ से और इस साड़ी को ठीक करके लाना, नहीं तो पैसे लेकर आना, वरना कल सुबह पुलिस तुम्हारे घर पर पहुँचेगी। पूजा रोती बिलखती रही, लेकिन मालकिन को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। पूजा रोती हुई घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक अंधी औरत पर पड़ती है, जो कि सड़क पार कर रही थी और गाड़ी उसके सामने आने ही वाली थी। पूजा एकदम से उस औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। बहन संभाल कर, अभी गाड़ी से तुम्हें चोट लग जाती। शुक्रिया बहन, क्या करूं, आंखों से अंधी हूं, कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए गाड़ी भी दिखाई नहीं दी। बहन, तुम्हारे हाथों से ये पोटली गिर गई थी, ये लो अपनी पोटली। बहन, तुम्हें पता है इस पोटली में एक मखमली कपड़ा है, जिससे हम अपनी पसंद की कोई भी जादुई पोशाक बना सकते हैं। कुछ दिन पहले तक मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी।
तो इस कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बनाती थी, पर एक हादसे में मेरी आंखें चली गई। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे अंधे होने का फायदा उठाकर कोई इस कपड़े को चुरा ले जाए, इसलिए इसे पोटली में बांधकर अपने साथ रखती हूँ। लेकिन मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रह सकूंगी। पता नहीं कब कौन सा हादसा हो जाए और मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। इसलिए ये मखमली कपड़ा तुम अपने पास रख लो। इसकी सहायता से तुम कोई भी कपड़ा बनाकर बेच सकती हो और अपना व्यापार कर सकती हो। बहन, आज तो सच में तुम मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हो। आपने ये कपड़ा देकर मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। नहीं बहन, मैं किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए तुम जाओ और अपनी जिंदगी में खुश रहो। पूजा से विदा लेकर वो औरत वहाँ से चली गई। पूजा भी वो मखमली कपड़ा लेकर अपने घर आ गई। उसने चुपचाप अपने कमरे में उस कपड़े को बिछाया और बोली, जादुई मखमली कपड़े, मैं जैसी साड़ी चाहती हूँ क्या वो मुझे मिल सकती है? देखते ही देखते पूजा के सामने बिल्कुल वैसी ही साड़ी आ जाती है जैसी साड़ी उसकी दुकान पर ना जाने कैसे फट गई थी। उसकी तो मानो सारी परेशानियां दूर हो गई थी। वो अच्छे से उस साड़ी को पैक करती है और दुकान पर लेकर पहुंचती है। साड़ी को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर दुकान की मालकिन हैरान रह जाती है। अब उसके आगे प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं बनता था। पूजा अपनी मालकिन से कहती है, मैडम, मैं आपके यहाँ की नौकरी छोड़ रही हूँ। जहाँ विश्वास और भरोसा नाम की चीज ना हो, ऐसी जगह मुझे काम करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा। पूजा नौकरी छोड़कर घर आ जाती है। पूजा ने मखमली कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनाकर बड़ी दुकानों पर बेचने शुरू कर दिए। साड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए ग्राहकों को वो बहुत पसंद आने लग गई। अब तो आसपास के बड़े बड़े शहरों में भी उसकी बनाई साड़ियाँ बिकने लगी। ये सब देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश थे। पूजा ने उन दोनों को मखमली कपड़े की सच्चाई बता दी। जिस दुकान पर पूजा काम करती थी, उस दुकान की मालकिन को भी सच्चाई का पता चल गया था कि हकीकत में उस साड़ी को किसने फाड़ा था। हकीकत में ये काम सुनैना ने किया था। सुनैना ने साड़ी जानबूझकर फाड़ी थी। दुकान की मालकिन ये सब जानने के बाद सुनैना को काम से निकाल दिया और उसने पूजा से भी माफी मांगी। पूजा ने दुकान की मालकिन को माफ तो कर दिया, लेकिन उसने उसको अपनी साड़ियाँ नहीं बेची। इस वजह से वो लज्जित होकर वापस चली गई। उसके बाद पूजा ने अपने पति का इलाज अच्छे अस्पताल में कराया। कुछ दिनों में वो भी ठीक हो गया। अब तो वो भी पूजा के साथ उसके व्यापार में हाथ बटाने लगा। बड़े बड़े फैशन शो में पूजा की साड़ियाँ जाने लगी। देखते ही देखते पूजा साड़ियों की बड़ी व्यापारी बन गई। उसने अपनी सास और अपने पति को वो सारी खुशियाँ दे दी थी वो जिसके लिए तरस रहे थे। आखिर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, ये बात पूजा ने साबित कर दी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। चांद की परियां और गरीब लड़की। एक गाँव में एक गौरी नाम की लड़की अपनी माँ कल्याणी के साथ रहा करती थी। गौरी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से वो अपनी माँ के साथ दूसरों के घर पर मजदूरी करने जाया करती थी। एक दिन की बात है, गौरी की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जाती है। तो गौरी अकेली ही काम करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और कल्याणी अपनी बेटी गौरी से कहती है, अरे बेटी, तुम अकेले काम करने क्यों जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अकेले काम करने जाती हो। तो क्या हुआ माँ? अभी आपकी तबीयत खराब है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप भी मेरे साथ चला करना। मुझे नहीं लगता है कि मैं सही हो पाऊंगी, क्योंकि यदि सही होना होता तो हो जाती। अब तो बहुत दिन हो गए हैं। अरे माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी 2 दिन ही तो हुए हैं और वैसे भी यदि आप दवाई नियमित रूप से खाती रहीं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अब आप ज्यादा परेशान मत होइए और आराम करिए। और ये कहकर गौरी काम करने चली जाती है। गौरी के जाने के बाद कल्याणी अपने आप से कहती है, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? आप मेरी बेटी पर तरस खाइए
और मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। धीरे धीरे समय बीतता है और गौरी की माँ की तबीयत ठीक ही नहीं होती है और एक दिन अचानक गौरी की माँ कल्याणी का देहांत हो जाता है, जिससे गौरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने आप से कहती है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी माँ की तो मौत हो गई है। अच्छा होता यदि भगवान मुझे भी उठा लेते, कम से कम मुझे अकेले तो नहीं जीना पड़ता। और ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोती है। अब गौरी अकेले ही सबको संभाला करती थी। वहीं दूसरी तरफ आसमान में चांद पर बहुत सारी परियां रहा करती थी और वो हमेशा पृथ्वी पर लोगों की मदद करने के लिए आया करती थी। जो भी उन्हें सच्चे दिल से बुलाता वो उनकी मदद करने के लिए जरूर आया करती। एक दिन की बात है, चांद पर सारी परियां घूम रही होती है। तभी चांद की रानी चांदनी अपने दोस्त मिनी परी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग पृथ्वीलोक पर नहीं गए हैं, क्यों ना हम लोग पृथ्वीलोक पर जाए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर अभी आपको तो पता ही है कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पर अभी हालात सही नहीं है। जब हालात सही हो जाएंगे तो हम लोग पृथ्वीलोक पर जरूर चलेंगे। और वैसे भी आप तो चांद की रानी हो, यदि आप ही इसे छोड़कर चली गई तो फिर क्या होगा। मुझे पता है कि मैं चांद की रानी हूँ, पर मैं एक परी हूँ और इसलिए मुझे हर चीज देखनी पड़ती है। यदि किसी को पृथ्वीलोक पर मेरी जरूरत हुई तो आप चिंता मत करो, मैं अकेले ही पृथ्वीलोक पर चली जाऊंगी और वहाँ पर देख लूंगी। यदि किसी को कुछ जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद कर दूंगी। और वैसे भी अभी हमें किसी ने भी याद नहीं किया। जब किसी को जरूरत होती है तो वो हमें याद करता है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। शायद अभी हमारी किसी को जरूरत नहीं है, पर जब भी हमारी जरूरत होगी तो हम लोग पृथ्वीलोक पर जरूर जाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ के हालात सही कर लेते हैं। और ये कहकर चांदनी पृथ्वीलोक पर जाने का मन बदल देती है और चांद की देखभाल में लग जाती है, क्योंकि अभी चांद का माहौल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पर किसी दूसरी शक्ति ने हमला कर दिया था, जिस वजह से चांद की परियां बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उनसे अपना बचाव कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और इधर गौरी अकेली ही सब कुछ काम करती थी। अब वो फिर से लोगों के घर जाकर काम किया करती थी और अपना गुजारा करती थी। वैसे तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब उसकी माँ थी तब भी वो काम पर जाया करती थी। बस अब उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती थी, जिस वजह से वो कभी कभार बहुत ज्यादा रोया करती थी। एक दिन की बात है कि गौरी काम करने के लिए जाती है। उसी घर में एक साक्षी नाम की लड़की थी और उसके कान की बाली खो गई। साक्षी ने पूरे घर में देखा पर उसे कहीं भी कान की बाली नहीं मिली, तो उसे गौरी पर शक हुआ और उसने गौरी से कहा, क्यों गौरी, क्या तुमने मेरे कान की बाली देखी है? क्योंकि मेरे कान की बाली नहीं मिल रही। नहीं साक्षी, मैंने तुम्हारी कान की बाली नहीं देखी। यदि मुझे मिलती तो मैं तुम्हें जरूर बताती। अच्छा, ऐसी बात है? क्या सच में तुमने कान की बाली नहीं देखी? क्योंकि तुम तो अभी यहीं पर काम कर रही थी और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास ही मेरे कान की बाली है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास तुम्हारी कोई बाली नहीं है। तुम यही ढूंढ लो, और यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरी तलाशी ले लो। ये सुनकर साक्षी गौरी की तलाशी लेती है तो उसे गौरी के पास अपने कान की बाली नहीं मिलती है, जिससे साक्षी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ साक्षी की माँ आती है और वो उसे कान की बाली दे देती है, जिसे देखकर साक्षी को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि अभी उसने गौरी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और उसने गौरी से कहा, मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम पर शक किया। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं है, पर भला मैं तुम्हारे कान की बाली का क्या करती? वैसे भी मेरा कौन है? और ये कहकर गौरी जोर जोर से रोने लगती है। तभी साक्षी गौरी से कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है और तुम अकेली ही रहती हो, पर तुम चांद की परियों को क्यों नहीं बुलाती हो? क्योंकि मैंने सुना है कि चांद पर बहुत सारी परियां रहती है और वो हमेशा लोगों की मदद करती है। क्या तुम सच कह रही हो? यदि ऐसा है तो मैं चांद की परियों को आज ही बुलाऊंगी।
और ये कहकर गौरी अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो रात का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे साक्षी की बातों पर विश्वास हो जाता है। और वैसे भी गौरी ने 1-2 लोगों से चांद की परियों के बारे में सुना था। और जब रात के समय चांद निकलता है तो गौरी हाथ जोड़कर चांद की तरफ खड़ी हो जाती है और चांद की परियों को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर चांदनी परी आ जाती है और गौरी को देखकर वो उससे कहती है, क्या हुआ, तुमने मुझे याद किया? क्या बात है, मुझे बताओ। अरे आप तो सचमुच आ गईं। मैं तो सोच रही थी कि चांद पर परियां होती ही नहीं हैं। ये तो लोगों का भ्रम है, पर आज मुझे पता लग गया कि आप सच में हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि चांद पर परियां रहती है। वहाँ पर बहुत सारी परियां रहती है और जो कोई भी हम लोगों को बुलाता है, हम लोगों की मदद करने आ जाते हैं। जैसे अभी तुमने हमें बुलाया है, तो अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? मुझे आपकी कैसी भी मदद नहीं चाहिए। यदि आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं, तो मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। उनकी मौत अभी कुछ दिनों पहले बीमारी की वजह से हुई थी और मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। ये सुनकर चांदनी परी काफी सोच में पड़ जाती है और फिर चांदनी परी गौरी से कहती है, मैं तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। यदि तुम कुछ और बताओ तो मैं तुम्हारे लिए वो जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि जीना मरना भगवान के हाथ में होता है और मैं चांद की परियां हूँ। तुम बताओ तो मैं तुम्हारी गरीबी को मिटा सकती हूँ, जिससे तुम आराम से अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, यदि आप ऐसा कर दें तो भी अच्छा होगा, तो मुझे कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर चांदनी परी अपने जादू की छड़ी से गौरी के घर को आलीशान मकान में बदल देती है और फिर वो उसे बहुत सारे रुपए भी देती है। इसके बाद चांदनी परी गौरी से कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। यदि तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और ये कहकर चांदनी परी वहाँ से चली जाती है। चांदनी परी के जाने के बाद गौरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी उसने परी को देखा। और फिर वो अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगती है। ओमपुर गांव में नैना नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। नैना के माता पिता नैना के पैदा होते ही मर गए थे, इसलिए नैना गांव में भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। नैना दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी। माई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे चल चल, निकल यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे ही लोग उसको फटकार कर भगा दिया करते थे। अब उसको खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन नैना रोते रोते मंदिर में जाकर बैठ जाती है और मंदिर के पंडित से कहती है, पंडित जी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, लेकिन तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम मंदिर की अच्छे से सफाई करोगी। इस तरह रोज पंडित जी नैना से मंदिर की सफाई करवाते और उसको खाना दे देते। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन पंडित नैना से कहता है, नैना, तुम्हें यहाँ रहते हुए कई महीने हो गए हैं, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्यों पंडित जी, मुझसे कोई गलती हुई है? इतने दिनों में आपने मुझे कभी जाने को नहीं कहा, फिर आज क्यों? तुम्हारी बदसूरती की वजह से कुछ भक्त मंदिर में आना पसंद नहीं करते। अगर भक्त मंदिर में नहीं आएंगे तो महंगे महंगे चढ़ावे कहाँ से आएंगे? इतना बोलकर पंडित जी नैना को मंदिर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और साथ ही उसके कपड़े की पोटली भी बाहर फेंक देते हैं। नैना अपनी पोटली उठाती है और गांव से बहुत दूर आ जाती है। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है और पानी पीकर मन ही मन कहती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इतने दिनों तक मैंने आपकी सेवा की, फिर भी आपने मेरी मदद नहीं की, अब मैं कहाँ जाऊँगी? इतना कहते हुए नैना रोने लग जाती है। तभी नैना की रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और नैना से रोने का कारण पूछती है। नैना, तुम रो क्यों रही हो और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं परी जी,
आखिर मेरा है ही कौन इस दुनिया में। एक मंदिर में सहारा मिला था, अब वो भी नहीं रहा। ये सब सुनकर परी को नैना पर तरस आ जाता है और परी नैना से कहती है, नैना तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से एक फ्रॉक प्रकट करती है और कहती है, नैना ये एक जादुई फ्रॉक है, इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और नैना खुशी खुशी उस फ्रॉक को पहन लेती है। नैना जैसे ही उस फ्रॉक को पहनती है वो एकदम खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। फिर नैना को भूख लगती है तो वो जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तभी उसके सामने तरह तरह के भोजन प्रकट हो जाते हैं। फिर नैना भोजन करके अपने गांव वापस लौट आती है। नैना जैसे ही गांव पहुंचती है तो गांव वाले नैना को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था, बल्कि सभी लोग उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफें करते हैं। लगता है ये सारे गांव वाले मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब अगर मैंने इनको अपनी सच्चाई बता दी तो ये लोग फिर से मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इन्हें कुछ ना बताऊं। ये सब सोचकर नैना गांव वालों से कहती है, मैं आपके गांव में मेहमान बनकर आई हूँ, क्या आप में से कोई मुझे अपने घर में रख सकता है? सभी गांव वाले चाह रहे थे कि नैना उनके घर में रहे। नैना गांव में से किसी एक के घर में रहने चली जाती है। गांव वाले नैना को बहुत इज्जत और प्यार देते हैं। कुछ दिनों बाद उसी गांव में कोकिला काकी की बेटी की शादी होने वाली होती है, लेकिन कोकिला काकी की बेटी के गहने कोई रात में चुरा लेता है। ये खबर नैना जैसे ही सुनती है तो वो कोकिला काकी के घर जाती है और अपनी जादुई फ्रॉक से पैसे मांगकर उनको दे देती है। आप चिंता मत करो काकी, आपकी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होगी। ये लो, ये पैसे रख लो, आप जेवर फिर से बनवा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। इसी तरह नैना गांव वालों की हमेशा मदद करती थी। जिस पंडित ने नैना को अपने मंदिर से भगा दिया था, एक दिन उस पंडित की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो नैना अपनी जादुई फ्रॉक की मदद से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक कर देती है। गांव में सभी लोग नैना की बहुत तारीफ करते हैं। उसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो सरपंच का बेटा था। उसने जब नैना की इतनी तारीफें सुनी तो उसने नैना को अपने घर बुलाया। राहुल नैना की सादगी और मिलनसार व्यवहार से बहुत खुश हुआ। लगता है यही वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए। कुछ दिनों तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बात करते रहे। फिर एक दिन राहुल ने नैना से अपने दिल की बात कह दी। नैना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नैना ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े सरपंच का बेटा उसे शादी करना चाहता है। इसका जवाब मैं कल दूंगी। अगले दिन नैना सरपंच के घर पर जाती है। गांव के सभी लोग सरपंच जी के पास बैठे होते हैं और राहुल भी वहां पर था। तभी नैना कहती है, मैं आप सबको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। हाँ नैना, बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? इसके बाद नैना अंदर जाती है और अपना जादुई फ्रॉक उतारकर बाहर आती है। मैं असल में वही गरीब अनाथ लड़की हूँ नैना, जिसे आप सभी गाँव वालों ने धुतकार कर भगा दिया था। मैं आज जो कुछ भी हूँ या फिर कुछ भी कर पा रही हूँ वो सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से हो पा रहा है। नैना अपने जादुई फ्रॉक के बारे में सबको बताती है। राहुल, क्या अभी भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं ना, कोई बात नहीं, मुझसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जादुई फ्रॉक मिलने के बाद भी तुमने गांव वालों की कितनी मदद की। तुम चाहती तो इस जादुई फ्रॉक को लेकर कहीं दूर ऐशो आराम से रह सकती थी, लेकिन तुमने गांव वालों के बारे में सोचा। इन गांव वालों ने तुम्हें कितना भला बुरा बोला, लेकिन तुमने इनकी तब भी मदद की। तुम जैसी सच्ची और भली लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। राहुल की ये बात सुनकर गांव वाले अपना सर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सभी गांव वाले नैना से माफी मांगते हैं। इसके बाद राहुल और नैना की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है
उस दिन के बाद से नैना राहुल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। जादुई बर्थडे केक का तालाब। संजना नाम की एक लड़की अपने माता पिता और अपनी एक बहन ज्योति और दादी निर्मला के साथ रहती थी। एक दिन संजना का जन्मदिन था। संजना ज्योति से बड़ी थी। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ तुम्हें आज क्या चाहिए? पिताजी, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस ला कर दो। कुछ समय बाद मेरे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है, तो मैं वो ड्रेस उस एनुअल फंक्शन में पहनूंगी। संजना के माता पिता उसके लिए गिफ्ट लेने जाते हैं कि तभी रास्ते में उनकी एक कार से टक्कर हो जाती है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात संजना, ज्योति और उसकी दादी को पता चलती है तो वो लोग बहुत रोते हैं। संजना की दादी संजना को उसके माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानते थे। अरे कलमोही, तू मेरे दोनों बच्चों को खा गई। मिल गई ना तुझे तेरी ड्रेस। जा यहाँ से, खुशी खुशी जाकर जन्मदिन मना। उसके बाद से दादी संजना को बहुत मारने लगी थी। संजना से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी और अपनी छोटी पोती ज्योति को बहुत प्यार करती थी। वहीं ज्योति के साथ वो बड़े ही प्यार से खेलती रहती, लेकिन संजना से पूरा दिन घर का काम करवाती रहती। संजना अपनी दादी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन उर्मिला के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। संजना अपनी दादी से आकर कहती है, लाइए दादी, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मुझे सब पता है, तू तो मेरा सिर बोलकर मेरा गला दबाना चाहती है। यही चाहती है ना कि मैं भी दुनिया से चली जाऊं ताकि तू मेरी ज्योति को बहुत परेशान करे। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझी तू? दादी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती आपके लिए। मैं तो बस आपका सिर दबाने ही आई हूँ। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद संजना की छोटी बहन ज्योति आ जाती है और वो कहती है, तुझे दादी का सर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं यही हूँ, जल्दी से जाओ और अपना काम करो, समझी? उदास मन लेकर संजना वहाँ से चली जाती है। ज्योति एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और संजना सारे दिन घर का काम ही करती रहती थी। दादी संजना को स्कूल भी नहीं जाने देती थी और उसे पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती थी। लेकिन एक दिन ज्योति अपना खाना घर भूल जाती है तो दादी संजना से कहती है, अरे कलमोही, तूने आज भी मेरी पोती को खाना नहीं दिया। अरे तू तो चाहती ही है कि मेरी पोती भूखी मर जाए। दादी, मैंने ज्योति को खाना दिया था, लेकिन वो अपना खाना आज भी घर पे भूल गई। आप चिंता मत करो, मैं इसको खाना अभी स्कूल में जाकर दे आती हूँ। संजना टिफिन लेकर स्कूल जाती है और ज्योति अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है। अरे ज्योति, आज फिर से तू अपना खाना घर पर ही भूल गई थी। इतने में ही ज्योति की सहेली प्रियंका कहती है, अरे ज्योति, तुम तो इतने अच्छे कपड़ों में रहती हो, लेकिन अपनी बहन को तो देखो, कितने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। बिल्कुल नौकरानी लग रही है। इसमें लगने वाली कौन सी बात है? ये नौकरानी है, हमारी कोई बहन नहीं है। हम घर में इसको नौकरानी की तरह रखते हैं। अरे तुम तो अपनी बहन को ऐसा क्यों कह रही हो? आखिरकार ये तुम्हारी बड़ी बहन है। अरे यार, क्या बताऊं, एक दिन इसका जन्मदिन था। इसकी वजह से हमारे माता पिता आज हमारे साथ नहीं हैं। संजना को ज्योति की बात बहुत बुरी लगती है। संजना तभी ज्योति को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है, ज्योति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने स्कूल में यही सीखती हो क्या? तब तो ज्योति संजना को कुछ नहीं कहती, लेकिन घर जाकर वो दादी को सारी बात बता देती है और दादी संजना को एक थप्पड़ मारती है। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी ज्योति को हाथ लगाया। अगर तूने आज के बाद मेरी पोती को कुछ कहा तो मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। जा यहाँ से, मेरे लिए और मेरी पोती के लिए खाना लेकर आ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और अगले साल संजना का फिर से जन्मदिन आता है, लेकिन संजना को किसी ने भी जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। संजना सीधा अपनी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, आप ज्योति का जन्मदिन तो बहुत अच्छे से मनाती हो, आपने आज मुझे विश तक नहीं किया। ये बात सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है और दादी उसको बहुत ही जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरे मैं इस मनहूस दिन को कभी याद नहीं करना चाहूंगी। और आज घर में पानी भी नहीं है, जाकर तालाब में से कपड़े धोकर ला। रोते रोते संजना तालाब के पास कपड़े लेकर जाती है और कपड़े धोने लगती है। तभी तालाब में से आवाज आती है, ए लड़की, यहाँ पर कपड़े मत धो, हमारा पानी खराब हो रहा है। मुझे माफ करना, मैं कहीं और जाकर कपड़े धो लूंगी। पर तुम रो क्यों रही हो? संजना
तालाब को सारी बातें बता देती है। तभी तालाब अपनी शक्तियों से बहुत सारे केक प्रकट कर देता है। तालाब के अंदर से बहुत सारी जलपरियां आती हैं और संजना को जन्मदिन की बधाइयां देने लगती हैं। तभी उनमें से एक परी कहती है, संजना तुम इनमें से एक केक अपने घर ले जाओ। तभी संजना उनमें से एक केक अपने घर ले जाती है। वो केक देखकर उसकी दादी और ज्योति संजना के कमरे में आते हैं और ये सब देखकर दादी बहुत क्रोधित हो जाती है और संजना को पीटने लगती है। वो घर से बाहर उसे निकाल देती है। आज के दिन तू मेरे बेटे और बहू को खा गई थी और केक काटकर तू खुशी मनाना चाहती है। दोबारा घर में लौटकर मत आना। रोते रोते संजना दोबारा उस जादुई तालाब के पास पहुंच जाती है। तभी जादुई तालाब संजना से कहता है, क्या हुआ, तुम्हें वो केक अच्छा नहीं लगा क्या? संजना जादुई तालाब को सारी बात बता देती है। कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, तुम इस तालाब में से केक निकालकर बेच भी सकती हो। फिर संजना उस तालाब से केक निकालकर बेचने लगी थी। इसी तरह संजना बहुत पैसा कमाने लगी थी और अब उसने एक छोटा सा सुंदर सा घर खरीद लिया था और वो अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और अब संजना की बहन ज्योति भी बड़ी हो चुकी थी। संजना का केक का व्यापार बहुत ही ज्यादा फैल चुका था और उधर ज्योति ने रोहन नाम के लड़के से शादी कर ली थी और रोहन को ज्योति अपने घर ले आती है। उसके बाद ज्योति दादी को बहुत परेशान करने लगी थी और तो और ज्योति दादी से घर का काम भी करवाया करती थी। एक दिन दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ज्योति अपनी दादी से परेशान होकर उनको वृद्ध आश्रम छोड़ आती है और संजना अक्सर बड़े बूढ़ों से मिलने के लिए वृद्ध आश्रम जाया करती थी। संजना उनके लिए जरूरत की चीजें पहुंचाती थी। एक दिन संजना बुजुर्गों से मिलने वृद्ध आश्रम गई थी कि तभी वो देखती है कि उसकी दादी भी वहाँ पर है। तो संजना अपनी दादी से कहती है, अरे दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर दादी संजना को सारी बातें बता देती है और संजना दादी को अपने घर ले जाती है। फिर दादी घर जाकर संजना से माफी मांगती है। संजना बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे हमेशा गलत समझती थी। संजना दादी को माफ कर देती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।